हेलो दोस्तों, मैं हूँ शारिक रफ़ी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी रोहतास। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। उसका मीनिंग्स मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव्स बताया था और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए वीडियो। आज के नए वीडियो में हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती है, उसी तरह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती है। चलिए देखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर देयर एनुअल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल अकाउंट को हर साल के अंत में तैयार करती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टू फोल्ड। अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य वो निम्न होता है। सबसे पहला पॉइंट है टू अप्राइज द मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला उद्देश्य होता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का कि उस इंस्टीट्यूशंस के जो भी मेंबर्स हैं उनको उस इंस्टीट्यूशन या संस्था के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया जा सके। दूसरा है टू सबमिट द सेम टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ग्रांट। दूसरा जो मकसद होता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जमा करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट से वो फाइनेंशियल हेल्प ले सके या वित्तीय सहायता ले सके। यूजुअली अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सामान्यतः एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में निम्न खाते तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से खाते हैं। सबसे पहले है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्ति और भुगतान खाता बनाती है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी आय और व्यय खाता। और तीसरा बैलेंस शीट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग डिटेल में बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट और रियल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है एक संपत्ति खाता होता है या एक वास्तविक खाता होता है। अब सवाल ये उठता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को एसेट अकाउंट या रियल अकाउंट क्यों कहा जाता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आते रहते हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। इसका सही आंसर होगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को यानी नगद आइटम को लिखा जाता है, कैश आइटम्स जो भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट इज़ इन फैक्ट अ समरी ऑफ द कैश बुक। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ पीरियड अंडर कंसिडरेशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह एक सारांश होता है यानी समरी होता है और इसे एक लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। ऑल रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कोई भी आइटम जब हम रिसीव कर रहे होते हैं यानी प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है, यानी वो सारे आइटम्स जो हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आइटम को दिखाया जाता है, यानी वैसी ही प्राप्ति को लिखा जाएगा जो नगद में है, भले उसका संबंध प्रीवियस ईयर से हो यानी पिछले साल का वो आइटम हो या इस साल का आइटम हो या फिर अपकमिंग ईयर यानी फ्यूचर का हो। अगर वो इस साल रिसीव हो चुका है और कैश में है तो उसको
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। उसी तरह जो भी पेमेंट होते हैं, अब यहाँ पे पेमेंट का भी रिलेशन चाहे तो प्रीवियस ईयर से हो या करंट ईयर से हो या अपकमिंग ईयर से हो, तो उसको भी कहाँ लिखा जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में लिख दिया जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स आर शॉन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के आइटम को लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर होता क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू नेचर के वो सारे आइटम होते हैं जो बार बार होते हैं, यानी वैसा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का होता है जो बार बार होता है। जैसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एक स्कूल है, तो स्कूल में जो भी टीचर्स अगर जॉब करेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। अगर वो टीचिंग कर रहे हैं तो सैलरी हर मंथ उनको दिया जाएगा। तो सैलरी क्या होगा, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम हो गया। उसी तरह कैपिटल आइटम वो होते हैं जो एक लंबे समय के बाद हों, यानी वो रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, एक लॉन्ग टाइम के बाद हों या फिर सिर्फ एक ही बार हों, तो वो कैपिटल नेचर के आइटम कहलाते हैं। अब रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इट डज नॉट गिव द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है किस डेट को ट्रांजेक्शन किया गया उसको दर्शाता नहीं, यानी कोई भी आइटम चाहे वो रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, किस डेट को किया गया है ये रिसीट एंड पेमेंट के थ्रू पता नहीं चलता है। आगे देखते हैं हम लोग। दस बोथ कैश बुक एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट मैनर। इस प्रकार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक दोनों सेम इंफॉर्मेशन यानी वही सूचना प्रदान करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। हेंस इन सम रिस्पेक्ट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। इस प्रकार कुछ मामलों में कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक दूसरे से अलग होता है। तो चलिए मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि उसमें ओनली कैश आइटम्स लिखे जाते हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। दूसरी बात कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड जो होता है वो रिसीट साइड होता है। उसमें किसी भी नेचर का रिसिप्ट किया जा रहा हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, चाहे उसका रिलेशन इस साल से हो, पिछले साल से हो या अगले साल से हो, अगर वो इस साल मिला है तो उसको लिख दिया जाएगा। उसी तरह से जो राइट हैंड साइड होता है यानी क्रेडिट साइड जो होता है वो क्या होता है, पेमेंट साइड होता है। उसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों आइटम को लिखे जाते हैं, चाहे वो उसका रिलेशन इस साल से हो, प्रीवियस ईयर से हो या अपकमिंग ईयर से हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। अभी देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होता है, क्योंकि जिस तरह से कैश बुक में ओनली कैश आइटम्स को लिखा जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कैश आइटम्स को ही लिखा जाता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि दोनों में कुछ असमानता है, यानी दोनों एक दूसरे से कुछ हद तक अलग हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए पहले देखते हैं हम लोग। बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले डेटा एंट्रीज, डेट का है। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज। सबसे पहला जो डिफरेंस है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज एंट्री नहीं होती है, लेकिन कैश बुक में क्या होता है, ऑल एंट्रीज आर मेड डेट वाइज। लेकिन कैश बुक जब हम बनाते हैं तो सारे आइटम्स को डेट वाइज लिखा जाता है, यानी जिस डेट को वो आइटम रिसीव हुए हैं उसी डेट को उस आइटम की एंट्री हो जाती है कैश बुक में। चलिए दूसरा जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है यानी अंतर का आधार है वो एंट्रीज का है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज आर मेड इन क्लासिफाइड फॉर्म, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी एंट्री होती है यानी प्रविष्टि जो भी होती है उसको वर्गीकृत करके किया जाता है, यानी क्लासिफाइड फॉर्म में होता है। लेकिन कैश बुक में एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेकिन कैश बुक में क्लासिफाइड फॉर्म में ना होकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तीसरा जो है पीरियड यानी अवधि का है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हर लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया जाता है। लेकिन कैश बुक के बारे में बात किया जाए तो कैश बुक इज़ रिकॉर्डेड
ऑन डेली बेसिस। लेकिन कैश बुक क्या होता है कि कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को लिखा जाता है वो डेली बेसिस पे होता है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि सारे आइटम्स को कब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को कब तैयार करते हैं, जब अकाउंटिंग ईयर के एंड में। अब चौथा जो पॉइंट है वो इंस्टीट्यूशंस का है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात की जाए तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार कौन सी संस्था करती है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था करती है। चलिए कैश बुक की तरफ देखते हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। लेकिन कैश बुक जो तैयार होता है उसको दोनों तरह की संस्थाएं तैयार कर सकती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो यानी व्यापारिक संस्था हो या नॉन ट्रेडिंग यानी गैर व्यापारिक संस्था हो। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा अंतर क्या है रिसीट पेमेंट और कैश बुक का, लेजर फोलियो का। देयर इज़ नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे लेजर फोलियो का कोई भी कॉलम नहीं होता है। जैसे आप जनरल बनाते थे तो जनरल जब बनाते थे तो एक कॉलम आप बनाते थे LF यानी लेजर फोलियो का। उसी तरह कैश बुक में दिस हैज़ अ सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो। लेकिन कैश बुक जब बनाते हैं तो उसके लिए एक लेजर फोलियो बनाने के लिए यानी LF के लिए एक सेपरेट कॉलम तैयार किया जाता है। अब छठा जो अंतर होता है रिसीट एंड पेमेंट का वह है साइड का। लेफ्ट साइड इज रिसिप्ट साइड एंड राइट साइड इज पेमेंट साइड। रिसीट एंड पेमेंट साइड अकाउंट में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है उसे रिसिप्ट साइड कहा जाता है और राइट साइड को क्या कहते हैं, पेमेंट साइड कहते हैं। लेकिन कैश बुक में क्या होता है, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। लेकिन कैश बुक में लेफ्ट साइड को डेबिट साइड कहा जाता है और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से कैसे डिफरेंस है, अलग कैसे है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषता यानी उसके फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग। तो मेन फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ लाइक अ कैश बुक। सबसे पहली जो विशेषता यानी फीचर्स जो होता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी यानी सारांश है किसका, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का। अब यहाँ पे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों क्या होते हैं, नगद यानी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, दोनों नगद ही माना जाता है। तीसरा पॉइंट है ऑल द कैश रिसिप्ट्स वेदर दे आर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तीसरा जो फीचर है कि कोई भी नगद प्राप्ति हो, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की हो, उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखा जाता है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथी विशेषता क्या है, ऑल कैश पेमेंट्स वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। उसी तरह जो भी कैश पेमेंट होता है चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। आइए पांचवें फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड एंड्स विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश स्लैश बैंक बिंग शोन ऑन द क्रेडिट साइड। अब देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले इसको बनाने की शुरुआत की जाती है ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से की जाती है। ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस क्या होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड के फर्स्ट डे को जो कैश और बैंक बैलेंस दर्शाता है, जो शो करता है, वही ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस होता है। तो उसको कहाँ लिखते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट साइड में दिखाया जाता है। उसी तरह जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समाप्त कर दिया जाता है तो क्रेडिट साइड में कैश और बैंक बैलेंस लिखा जाता है। यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी या तो कैश हो सकता है या फिर बैंक हो सकता है, और उसको शो कहाँ करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलिए छठे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
छठी विशेषता क्या है? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट द कैश लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंड, इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो क्या दर्शाता है कि जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जनरली जो रिसिप्ट साइड होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? पेमेंट साइड से। तो जो भी बैलेंस बचते हैं उसको क्या करते हैं? आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सातवीं विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। सातवां फीचर्स क्या है? इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम सच एज डिप्रेशिएशन, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसे आइटम को नहीं लिखा जाता है जो नगद ना हो, जैसे कि डिप्रेशिएशन। और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं या तो उनको नहीं लिखा जाता है, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। यानी सिंपली एडजस्टमेंट पर जो आइटम दिए रहते हैं जनरली जब आप बनाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आठवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स वेदर दे आर रिलेटेड टू करेंट, पास्ट और फ्यूचर पीरियड। अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सारे रिसिट एंड पेमेंट को लिखा जाता है, यानी प्राप्ति और भुगतान को लिखा जाता है, चाहे उसका संबंध करेंट ईयर से यानी इस साल से हो, पास्ट यानी पिछले साल, और फ्यूचर यानी अगले साल से हो। वो किसी भी अवधि का हो, अगर इस साल मिला है तो उसको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा, लेकिन याद रहे कि वो आइटम कैश में होना चाहिए। 9वां पॉइंट है इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूरेट इनकम्स। अब कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है या कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश आइटम्स को लिखा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।